नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेफोडिल कोचिंग क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो पिछले जो क्लासेज हैं या पिछले जो वीडियोज है उसके अंदर हमने भारत के संवैधानिक विकास के पर चर्चा कर ली थी। आज जो अपने लिए जो पार्ट रहने वाला है या बिंदु रहने वाला है वो है संविधान सभा। क्योंकि जब संविधान बनता है तो उससे पहले की पृष्ठभूमि क्या है वो हमने पिछले 4 पार्ट्स हैं या 4 वीडियो उनके अंदर डिस्कशन कर लिया। अब संविधान बनाने के लिए जो संस्था रहेगी उसकी संरचना या उसके सदस्यों या फिर ये जो संस्था है इनके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, इस संस्था का क्या काम था, इस संस्था की पृष्ठभूमि क्या रही है, इन सारी चीजों पर हम अभी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास इंफॉर्मेशन है कि भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। स्थायी अध्यक्ष हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसकी प्रारूप समिति या हम ये कह सकते हैं कि इसकी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं वो अपने बी.आर. अम्बेडकर साहब रहे हैं। इनमें संविधान बनाते समय कई सारी समितियों का भी गठन किया गया। तो ये टोटल मिला के कई प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने लिए उत्पन्न करती है और जिनका जो उत्तर है वो संविधान सभा के इस बिंदु को समझने के बाद में मैं आशा करूंगा हम ठीक तरीके से दे पाएंगे। लेकिन इस संविधान सभा के बिंदु को जब हम पढ़ेंगे तो उस दौरान आप एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट से फैक्ट ज्यादा है। मतलब इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा अपने को जिसको हम डीपली एनालिसिस करके उस चीज को समझे। लेकिन इसमें फैक्ट तथ्य ऐसे हैं क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों के नाम है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो नाम जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, यद्यपि मुझे इस शब्द का यहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए कि वो रटने पड़ते हैं। तो उन नामों के बारे में अपनी अवेयरनेस रहनी चाहिए, चाहे वो कमेटियों के सदस्य हैं उनके नाम होंगे या फिर हम यूं कहें कि जो कमेटियों के अध्यक्ष हैं उनके नाम रहे होंगे, या फिर किसी चीज का संविधान में इंक्लूडेशन हुआ या जो संविधान में कोई भी तथ्य शामिल किया गया तो उसके लिए किस सदस्य की क्या क्या भूमिका रही, ये सारे सदस्यों के नाम और इसके साथ साथ संविधान सभा के सदस्यों की संख्या से संबंधित एक बहुत बड़ा विवाद है। कई प्रकार के आंकड़े अपने सामने उभर कर आएंगे तो जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आवश्यक ये समझूंगा कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय यहाँ जो फैक्ट हैं उनको अपने दिमाग में ठीक तरीके से सेट करने के दृष्टिकोण से इस लेक्चर को सुने। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा बस मुख्य काम इसका यही था कि वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो इसकी जब हम पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो निर्माण है, यद्यपि भारतीयों के द्वारा भारत में डायरेक्ट संविधान बनाने से संबंधित नेहरू रिपोर्ट्स 1928 से ही हम ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग हो चुकी थी या शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन योजना, अब ये कैबिनेट मिशन योजना है जो 1946 के अंदर भारत में आई। इसके अंतर्गत अंग्रेज कैबिनेट जो थी या हम यूं कहें कि अंग्रेज मंत्री परिषद के 3 महत्वपूर्ण जो सदस्य थे वो आए, जिनके अंदर एक भारत सचिव नाम आता है। हमने पिछली क्लासों में स्पष्ट किया था कि भारत सचिव अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये कोई ब्यूरोक्रेट होता है, जबकि इंग्लैंड या अमेरिका के लिहाज से अगर हम बात करें तो सचिव जो शब्द जरूर आता है लेकिन ये कोई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर या जनप्रतिनिधि होता है, अर्थात वहां का मंत्री और वहां का सचिव एक ही है। जबकि हमारे यहाँ मंत्री कोई प्रतिनिधि होता है जबकि सचिव है वो कोई नौकरशाही का एक आदमी होता है। तो भारत सचिव सर पेंथिक लारेंस की अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर 3 सदस्य थे। एक पेंथिक लारेंस थे, एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एक अलेक्जेंडर थे। और ये अंग्रेज कैबिनेट या अंग्रेज मंत्री परिषद के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब क्लाइमेट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने या जब चुनाव हुए तो वहां क्लाइमेट एटली चर्चिल के बाद में एटली की जो सत्ता आई दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, तो एटली के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था कोई जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करे। और भारत को आजाद करें तो भारत को जब आजादी मिल जाएगी या अंग्रेज सरकार वहां से सत्ता छोड़ देगी तो उसके बाद में भारत के शासन करने का प्रारूप कैसा रहेगा
उस प्रारूप को तय करने के लिए या भारत के संविधान को तय करने के लिए एक संविधान सभा जो होगी उसका गठन या उसकी संरचना है वो किस तरीके से होगी। तो इसका निर्माण करने के लिए या संविधान सभा का गठन करने के लिए ये कैबिनेट मिशन योजना है। अगर कैबिनेट मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य पढ़े, ये प्रश्न पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य इसका एक ही है, संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना। अब जब ये कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई तो उन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या नियत की। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद आता है सदस्य संख्या से लेके, हम कई सारी किताबों में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो जाती है हमारे लिए कि इसमें 389 का भी आंकड़ा आता है, 324 का आंकड़ा भी आता है, 207 का आंकड़ा भी आता है, इसमें 284 का आंकड़ा भी आता है, 299 का आंकड़ा भी आता है। तो इस तरीके से करके कई सारे जो आंकड़े हैं वो अपने सामने आते हैं, जिसमें हकीकत बात ये है इस बात को समझना कि वास्तविक सदस्य संख्या कितनी थी और थी तो फिर वो क्यों थी। तो देखिए अगर हम बात करें जो कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा का स्ट्रक्चर तैयार किया था उसमें 389 सदस्य थे। सॉरी, अब 389 सदस्य थे तो यहाँ भी एक प्रश्न आता है कि ये जो संख्या है मतलब 389 एक इस प्रकार का आंकड़ा है कि जो याद नहीं रहता, भाई इसको 450 कर लेते या फिर पूरा 400 कर लेते, इसमें 389 क्यों रखे। तो इसके पीछे एक कारण था कि उस वक्त भारत की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि तय किए गए थे और जनसंख्या थी भारत की 40 करोड़। अब 40 करोड़ जनगणना के अकॉर्डिंग 1941 की जनगणना के अनुसार वहां की 40 करोड़ जनसंख्या थी और 40 करोड़ जनसंख्या थी प्रति 10 लाख एक सदस्य, प्रति 10 लाख एक सदस्य संविधान सभा के अंदर चुना जाना तय था। अब इस लिहाज से देखें अगर 40 करोड़ और प्रति 10 लाख की बात करें तो भी ये आंकड़ा उपयुक्त नहीं बैठता, इसकी जगह संख्या आती है 400। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि कई जो चीजें मतलब क्षेत्र ऐसे थे अपने वहां की जनसंख्या 11-12 लाख थी और कई ऐसे थे जिनकी जनसंख्या है वो 10 लाख से कम थी, मतलब 7-8 लाख के आसपास थी। तो एक तरीके से औसतन की अगर हम बात करें तो वो संख्या 38 करोड़ 90 लाख करने का मतलब ये कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि कई जगह है वो प्रतिनिधित्व क्षेत्र बड़ा होने की वजह से वहां जनसंख्या है वो अगर 12 करोड़ हो गई तो भी वहां एक प्रतिनिधि चुना जाना है और जनसंख्या अगर 8.5 करोड़ है तो भी प्रतिनिधि एक ही चुना जाना है। तो इस पे 50,000 का फर्क जो आ गया ना, इस तरीके से इनकी संख्या उसमें कुछ कटौती हो गई और टोटल संख्या वो 389 रखी गई। अब 389 जो रखी गई, अब 389 के बाद में अपने से ये जो चरण है वो आगे खुलते हैं कि 389 है ये किस तरीके से नियत किए गए या किस तरीके से तय किए गए। तो देखिए यहाँ एक चीज आती है, हमने पिछले कई सारे अपने जो वीडियो उनमें चर्चा की थी कि 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम समझने के लिए अपने को अंग्रेज भारत और देशी भारत में फर्क समझ में आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इस भारत की बात करें, जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है और पूरा भारत का मतलब मैं यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ और इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये देशी भारत या यूं कहें रियासतों वाला भारत, रियासतों वाला भारत था और ये अंग्रेज भारत जिसमें हम मद्रास, बंबई, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, इन सभी की बातचीत करेंगे। तो इन सभी को मिलाके का अंग्रेज भारत कहा जाता था। तो ये अंग्रेज भारत था, ठीक है। अब देखिए अपने पास टोटल जो सदस्य संख्या है वो है 389। अब ये जो 389 सदस्य संख्या है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया था कि ये जो अंग्रेज भारत था इनके लिए सदस्यों की संख्या है वो रखी गई थी 296 और इसके अतिरिक्त अपनी जो देशी रियासतें थी इन देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या रखी गई थी 93 या 93। तो ये जो 296 है ये अंग्रेज भारत और 93 सदस्य हैं ये रियासतों के लिए थे।
अब जब हम 296 और 93 को जब जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो 389 आता है। तो इस तरीके से मिला के टोटल जो ये कैबिनेट मिशन योजना ने सदस्यों की संख्या का सुझाव दिया था वो एकदम उपयुक्त बैठता है। अब 389 जिसमें से भी दो प्रकार हो गए, 296 और 93। अब देखिए इस चीज को भी थोड़ा सा आगे डिवाइड करना पड़ेगा, और आगे डिवाइड करने के लिए अभी हम भारत की वर्तमान जो है राजनीतिक मैप है, नक्शा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जिस तरीके से भारत में अभी 28 या 28 स्टेट है, और 28 के साथ साथ या यूं कहे कि 9 केंद्र शासित प्रदेश, या अब दादरा नगर हवेली को मिलाने की वजह से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 और 8 का जिस तरीके से 28 स्टेट है, फुल स्टेट है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके से इस अंग्रेज भारत में 11 तो प्रांत थे और 4 हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इस तरीके से ये जो 296 सदस्य हैं, इन 296 सदस्यों का जो चुनाव है वो इस अंग्रेज भारत से होना था, लेकिन इसमें भी विभाजन किया जा सकता है 2 भागों में, और वो ये रहेगी संख्या 292 और 4। अब ये 292 है, ये तो अंग्रेजों के 11 प्रांत से चुने जाने थे, और ये जो 4 है ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से इनका सिलेक्शन किया जाना था। अब जब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ये मुख्य थे। एक नंबर था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, जो हम राजस्थान के एकीकरण में उसको ठीक तरीके से पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो जो ये अपना अजमेर क्षेत्र है वो बाद में राजस्थान में इंक्लूड किया गया। दूसरा जो है वो वर्तमान अपनी जो राजधानी है वो थी दिल्ली। तीसरा है ये क्षेत्र है कुर्ग, जिसके लिए संविधान में 242 नंबर अनुच्छेद भी इंक्लूड किया गया है, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है। कुर्ग जो वर्तमान के कर्नाटक में पड़ता है। और चौथा या अंतिम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो है बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान है ये आज के पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित एक प्रांत है बलूचिस्तान, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन, पाकिस्तान की जो फौज है वो वहां के बलूच समुदाय के साथ हिंसाजनक व्यवहार करती है, तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहता है और बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियां होती है। और बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर होकर एक अलग स्टेट, सोवरेन स्टेट के रूप में रहे। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 292 जो सदस्य हैं वो 11 अंग्रेज प्रांत है उनसे निर्वाचित किए जाने प्रस्तावित थे, और 93 है ये भारत की जो रियासतें थी वहां से मनोनीत किए जाने प्रस्तावित थे। अब देखिए इससे जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो सदस्य थे 389 ये निर्वाचित थे या मनोनीत थे, मतलब इनका चुनाव करवाया गया था या डायरेक्टली इनको नॉमिनेट किया गया था। तो देखिए ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है एक थोड़ा सा विस्तृत प्रश्न कि संविधान सभा के सदस्यों में संविधान सभा के सदस्य निम्न में से थे केवल निर्वाचित, केवल मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत। तो इसका जो उत्तर है वो सी रहेगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अब निर्वाचित ये जो 296 सदस्य थे इनका चुनाव किया जाना प्रस्तावित था, और ये जो 93 सदस्य थे ये देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने प्रस्तावित थे। तो इस तरीके से 93 प्लस 296 इन दोनों को जब हम मिलाएं तो उस दृष्टिकोण से ये निकल के आता है कि ये जो सदस्य थे ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। अब जब हम आगे बढ़े कि ये जो 389 सदस्य हैं इनका निर्वाचन किस तरीके से किया गया था। 300 टोटल 389 सदस्य हुए। अब 389 में से 296 निर्वाचित थे और 93 जो सदस्य हैं वो मनोनीत थे। अब देखिए ये जो निर्वाचित सदस्य थे इनके निर्वाचन पद्धति को लेके कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचित सदस्य किस प्रकार थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे या प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या इनकी निर्वाचन पद्धति है वो किस प्रकार की थी। तो देखिए ये जो निर्वाचित सदस्य थे ये अप्रत्यक्ष थे,
अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अब पहले तो इस बात को ये समझ लें कि ये जो सदस्य है इनका निर्वाचन हुआ, जबकि इन सदस्यों का निर्वाचन क्यों नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, ये देसी भारत का पार्ट था और देसी भारत के लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि निर्वाचन होता क्या है, क्योंकि यहाँ तो 1909 या हम यूं कहें 1892 से ही प्रावधान निर्वाचन का हो गया था। लेकिन 1909 में हमने किस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पढ़ी, 1919 में उसका विस्तार सिखों के लिए, यूरोपियन के लिए या भारतीय ईसाइयों के लिए या एंग्लो इंडियन के लिए किस तरीके से किया गया, या फिर हम 1937 के प्रांतीय क्षेत्रों के निर्वाचन के बारे में पढ़ते। तो इन लोगों को निर्वाचन पद्धति का पता था, इन लोगों को ये पता था कि वोट किस तरीके से डाले जाते हैं। तो इन सदस्यों को का तो निर्वाचन किया गया। जो देशी रियासतें थी वहां के लोगों को या वहां की आम जनता को ये पता ही नहीं था कि चुनाव होते क्या चीज है, इसलिए वहां के जो प्रिंसेस थे या वहां के जो राजा थे उनके द्वारा मनोनयन एक्सेप्ट किया गया कि वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को विधानसभा के अंदर भेजे। अब वापस यहाँ 296 सदस्यों के निर्वाचन की जब हम बात करते हैं तो निर्वाचन विधि जो है वो उनकी अप्रत्यक्ष थी। अब इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, कारण की बात करें, अगर हम इस विधानसभा के गठन की चर्चा करें तो वो गठन हो रहा था, हम यूं कहे, जून जुलाई 1946 में। इससे पहले तो विधानसभा का जिक्र ही कैबिनेट मिशन योजना में हुआ था। तो जब जून जुलाई 1946 में विधानसभा का गठन हुआ, उससे पहले 1946 में प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव हो चुका था। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका का चुनाव संपन्न हो गया था। अब जब वहां ये चुनाव संपन्न हो गया तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए प्रतिनिधि, इन्हीं लोगों ने और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। तो इस तरीके से इनका चुनाव जरूर हुआ, लेकिन इनका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा न होके और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। तो इस कारण हम इनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। मतलब इनका निर्वाचन तो हुआ था लेकिन वो जनता ने नहीं चुना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना, इस वजह से इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। और ये जो सदस्य है ये 93 सदस्य मनोनीत हैं। अब देखिए, ये घटना है 1946 की पढ़ रहे हैं और हम पढ़ते भी हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो किस दिन हुई, तो उसका जो उत्तर मिलता है अपने को 9 दिसंबर 1946, जबकि देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो जब हम 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं पहली बैठक, उसके बाद में 10 दिसंबर की बात है, जो कई सारी बुक है हम उसको मिस कर देती है, उसको प्रिंट नहीं करती। 11 दिसंबर की जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष के साथ उस घटना को पढ़ते हैं, 13 दिसंबर 1946 की घटना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो ये जब 9 दिसंबर 1946 की पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो हो गया, तो पहली बैठक के अंदर यहाँ एक नंबर आएगा, पहली बैठक, इसकी तारीख जो है वो 9 दिसंबर 1946 है और टोटल जो उपस्थित सदस्यों की संख्या है वो 207 है। पुनः देखना एक बार के लिए, संविधान सभा के कुल जो सदस्य हैं वो 389 हैं, जबकि उपस्थित पहली बैठक के अंदर सदस्यों की जो संख्या है, उपस्थित सदस्यों की संख्या वो 207 है। क्या कारण रह गया कि जिस वजह से लगभग 50% सदस्य इस विधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए? तो इसके लिए कई सारे लोग हैं अलग अलग प्रकार का तर्क देते हैं, लेकिन जब हम वास्तविक तथ्यों की तरफ जाते हैं तो ये जो अपनी शंका है उसका निवारण हो जाता है। और ये 207 का जो आंकड़ा मैंने संविधान सभा से संबंधित सदस्यों की संख्या से संबंधित जो आंकड़े राउट डाउन किए थे उनमें 207 एक आंकड़ा था। तो देखिए, ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस वक्त मुस्लिम लीग ने एक जिद पकड़ रखी थी कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। जबकि ये जो बैठक है वो भारत और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से हो रही थी और संयुक्त रूप से हो रही थी तो उसमें 73 प्रतिनिधि जो हैं वो मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे और उन 73 सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि इस पहली बैठक के अंदर उन्होंने भाग नहीं लिया और इस वजह से ये जो सदस्य संख्या है वो कम आ गई। अब जब हम इसका एक गणना करें तो टोटल सदस्य संख्या 389 और मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो केवल 73 थे और 389 से जब हम 73 सदस्य घटाते हैं तो उसके बाद में सदस्य संख्या बचती है 316, जबकि पहली बैठक के अंदर सदस्य संख्या केवल मात्र 207 थी। तो ये एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई इस हालात से देखें तो 109 सदस्य है वो फिर बाकी कहां बच गए।
तो वो जो सदस्य है वो देखिए ये जो सदस्य हैं रियासत वाले, क्योंकि बात है ये 1946 की, दिसंबर 1946 की। अब दिसंबर 1946 तक बहुत सारी रियासतों को ये भी पता नहीं था कि वो भारत में जाएंगे, कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, या फिर वो अलग स्टेट के रूप में रहेंगे, या उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक बड़े कंफ्यूज में थे। इस वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा की पहली बैठक में भेजा नहीं। तो इस कारण भी ये जो सदस्य संख्या है वो कम रही। तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो मुस्लिम लीग, दूसरा रियासतें हैं, और देखिए हमारी जो राज्य की व्यवस्थापिका है या केंद्र की व्यवस्थापिका है, उसके साथ एक बड़ा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो पहले ही दिन 9 दिसंबर 1946 को जुड़ गया था। वो ये था कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक में एक शोक संदेश पढ़ा गया, अर्थात एक चुने हुए प्रतिनिधि की उसी दिन मृत्यु हो गई। तो इस वजह से एक सदस्य वैसे भी कम हो गया, 389 में से 388 सदस्य बचे। अगर हम बात करें राजकुमारी अमृत कौर की, जो भारत की पहली मंत्री थी, तो वो WHO की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश गई हुई थी। अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, विजय लक्ष्मी पंडित भी भारत की संविधान सभा की सदस्यता थी, तो वो सदस्य के अंदर थी, जो बाद में यूएनओ की ये जो अध्यक्ष बनी, महासभा की अध्यक्ष बनी, जो पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारत की अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है उनके नाम। वो भी यूएनओ की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश गई हुई थी। तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं वो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इस बैठक में अनुपस्थित थे, और अनुपस्थित होने की वजह से ये जो आंकड़ा है वो 207 के आसपास आ जाता है। मुस्लिम लीग का संविधान सभा की पहली बैठक से बहिष्कार करना, ये जो अपने रियासतें हैं उनका तटस्थ या उदासीन रहना, या बहुत सारे सदस्यों का उस वक्त मौजूद न होना, इस वजह से ये जो सदस्य संख्या है वो 207 रही। तो हमने जो पहले लिखी थी कई सारी संख्याएं, उनमें से दो संख्याओं से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 389 सदस्य संख्या कैसे थी और 207 कैसे। मतलब 207 है वो पहली बैठक में भाग लेने वाले सदस्य थे, 389 कुल सदस्य, 389 को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 93 सदस्य के रूप में, 292 सदस्य के रूप में और 4 सदस्य के रूप में। अब देखिए इसकी पहली बैठक हुई विधान सभा की। तो पहली बैठक है, और पहली बैठक में अध्यक्ष जो है, प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा है, ये प्रथम अध्यक्ष चुने गए। लेकिन प्रथम जो थे, प्रथम के साथ साथ ये अस्थायी थे, मतलब ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। और उसके बाद में इसके जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के पूर्णकालीन और स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब ये जो घटना है वो है 9 दिसंबर की, सच्चिदानंद सिन्हा वाली 9 दिसंबर के दिन घटित हुई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो जो घटना है वो 11 दिसंबर। यद्यपि इनकी बात करें तो 1946 सेम है। अब बीच में एक दिन का गैप आता है 10 दिसंबर, जो बहुत सारी किताबें हैं वो लिखती नहीं है कि 10 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक नहीं हुई, ऐसा भी नहीं लिखती, लेकिन 10 दिसंबर का दिन जो है वो छुपाया जाता है। अब रियल बात ये है कि ये जो बैठक चलने के बाद में क्रमबद्ध रूप से चली थी। 10 दिसंबर को भी बैठक हुई थी, लेकिन 10 दिसंबर को ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, इस वजह से उसका जिक्र नहीं किया जाता है। 10 दिसंबर को एक समिति बनी थी, उस समिति में यह तय किया गया था कि ये जो संविधान सभा है वो काम किस तरीके से करेगी। संविधान सभा की कार्यकारी समिति है जिसका गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे, और ये जो समिति है उसके अंदर दुर्गा देवी नाम की एकमात्र महिला को भी शामिल किया गया, और ये समिति बनी। और समिति बनने के बाद में देखिए आगे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा, अब ये जो नेहरू है वो मोतीलाल नेहरू का युग चला गया, मोतीलाल नेहरू की मृत्यु होगी, तो यह नेहरू शब्द का जो अर्थ है वो हम जवाहरलाल नेहरू लेंगे। इस बात में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संविधान सभा के वक्त मोतीलाल नेहरू इस दुनिया से विदा हो चुके थे, तो यह नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना। अब नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा की गई, और नेहरू इस
हम ये कह सकते हैं कि उत्तेजना के साथ या इस कॉन्फिडेंस के साथ संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आए थे कि मैं जब ये उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा करूंगा तो इसको तुरंत ही अप्रूवल मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन जयकर नाम के एक बॉम्बे से संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, इन्होंने इसका तीव्र विरोध किया और जिस वजह से पूरी संविधान सभा के साथ साथ नेहरू को भी खतरनाक झटका लगा कि इतने शानदार प्रस्ताव का ये विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि उनको ये आशा भी नहीं थी, मतलब उनको तो इसके विपरीत आशा थी कि ये तो प्रस्ताव पेश करते ही डायरेक्ट ये पास हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जयकर ने इनका विरोध किया और विरोध करने के पीछे इन्होंने दो कारण बताए। मुस्लिम लीग का शामिल ना होना, क्योंकि ये जो संविधान है वो तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जब मुस्लिम लीग वहां, हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट या वो संविधान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं थी, तो मुस्लिम लीग का न होना और इसके साथ साथ दूसरा जो था वो कारण ये था रियासतों के प्रतिनिधित्व का अभाव। तो रियासतों के प्रतिनिधित्व के अभाव की वजह से और ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाया। वो अगली दूसरी बैठक के अंदर इसको पास किया गया और बाद में उसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका बनी हुई है। तो इसकी जो प्रथम बैठक के अंदर है महत्वपूर्ण जो यही दो तीन चीजें हैं, एक तो उद्देश्य प्रस्ताव, एक राजेंद्र प्रसाद का स्थायी अध्यक्ष बनना, सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष बनना। अब यहाँ कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या जनरल अवेयरनेस की बात है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको एक ही दिन के लिए अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो जैसे कि एक ट्रेडिशन है, किताबों के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है उस विधान सभा की जब हम बात करें तो सारे सदस्यों में सबसे वृद्ध थे, ये सबसे बूढ़े थे। तो किसी भी अपने वृद्ध सदस्य को सम्मान देने के लिए और एक दिन के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पीछे कई सारे लॉजिक और भी हैं कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये अंग्रेज सरकार या हम यूं कहें कि अंग्रेजों के साथ इनकी ठीक दोस्ती थी और ये अध्यापन के क्षेत्र में भी उन्होंने ठीक काम किया था। किसी विश्वविद्यालय के अंदर कानून का इन्होंने अध्ययन करवाया था, तो उनको कानून की जानकारी के आधार पर भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। या हम यूं कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार ये सोचती थी कि जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनी है तो उसका अध्यक्ष भी हमारा अपना होना चाहिए। तो जिस बात को भी महत्व देने के लिए, उसको रेखांकित करने के लिए और एक दिन के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। बाद में ये जो अध्यक्ष पद है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्हें दिया गया। और ये इसकी पहली बैठक की जो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इसकी अगली जो बैठक है वहां से बी.आर. अम्बेडकर का युग प्रारंभ हो जाता है इस विधान के निर्माण में, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।